हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पीवाईक्यू करने का एक नया तरीका आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें हम थोड़ा सा लॉजिकल गैसिंग टेक्निक को यूज़ करेंगे और कई बार ऐसा होगा कि आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ देते होंगे, बट इस वीडियो के बाद आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। यू विल ट्राई टू गेस द आंसर। और वन पॉइंट मैं स्टार्ट करने से पहले रेस करना चाहता हूँ कि रिस्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम रिस्क पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम रिस्क लेंगे एग्जाम में, क्योंकि ओवरऑल आप पॉजिटिव रहेंगे अगर आप लॉजिकली गैस करेंगे, थोड़ा स्मार्ट गैस करेंगे। और अगर आप नहीं लेंगे रिस्क, मैनी स्टूडेंट डोंट ट्रीट इट, डोंट थिंक लाइक इन दिस वे, एंड बहुत से लोग करना नहीं चाहते हैं। वो कई कई लोग तो मौकरी भी करते हैं। बट दोस्तों, रिजल्ट मेरे पास है। मैंने सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉजिकल गैसिंग टेक्निक। तो जिसको ट्रस्ट करना है वो कर सकता है, नहीं करना तो कोई बात नहीं। नॉलेज थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन में होगा वो देख लेना, और पीवाईक्यू तो वैसे भी करने जरूरी हैं, और अगर आप लोगों ने कर रखे हैं तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो आइए, लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीवाईक्यू, एंड वी विल फिनिश ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम 2017 से लेकर के 24 तक। सो इस चैनल को, प्रेफिनिटी को, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पीवाईक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो पेन कौन सा सही रहेगा? मेरे को ब्लू सही रहेगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब देखो, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो नाइदर होने की प्रोबेबिलिटी वेरी लेस इन जीएस पेपर। ठीक है, जीएस पेपर, ईएसई जीएस पेपर, आई एम नॉट टेकिंग अबाउट सीएसई, क्योंकि मैंने बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन देखे। एक तो टू टू ऑप्शन वाले देखे ही बहुत कम है, और उसमें भी नाइदर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स इन स्टिपुलेटेड टाइम। कह रहा प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो भी हमें प्रोजेक्ट में चाहिए, हमें बिल्डिंग बनानी है, जो भी बनानी है, ऑब्जेक्टिव्स इन स्टिपुलेटेड टाइम टू प्रोड्यूस क्वांटिफाइड एंड क्वालिफाइड डिलीवरेबल्स। कह रहा है मेट्रो बनानी है और उसमें सारे स्टेशन तैयार कर देने विद इन टाइम। ये तो अच्छी बात है, दैट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट। देन इट इज अ आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, it is the art of bringing together responsibilities, resources and people necessary to accomplish the business goals objectives within the specified time limitations and within the financial grant। मतलब ये भी पॉजिटिव सा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स सबको लाना है, अकम्प्लिश गोल्स करना है, ऑब्जेक्टिव्स करना है, स्पेसिफाइड टाइम है, लिमिटेशंस है, फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रॉपर नहीं है। तो इसमें तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव है। आंसर क्या है? सी, इजी। ये भी पॉजिटिव है, इसमें कुछ एलिमिनेट करने लायक नहीं था। अब देखो, गलत भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि यू विल गेट 100% एक्यूरेसी। ठीक है, जब आप लॉजिकली गैस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी आएगी 60, 70। किसी ने, जैसे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है तो कभी 80 भी आ जाती है। तो कभी कभी 50% भी एक्यूरेसी आएगी, बट ट्रस्ट मी, आपने 4 क्वेश्चन में से 2 सही कर दिए। ठीक है, तो आपको 4 मार्क्स मिल गए, और 2 गलत, तो 2 गलत के कितने हो गए? 2/3, 4/3 माइनस। समझ रहे हैं? 2/3 माइनस, तो 4 माइनस 4/3, तो कितना हो गया? 3। 4 कॉमन ले लिया, 2, 8/3, और 2.66 स्टिल यू आर पॉजिटिव। सो बिना बात के आपको 2.66 मार्क्स मिले जो आप जीरो लाते। सो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी कैलकुलेशन कर लेना, आप लोग तो कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट है। देन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग phases ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। विच ऑफ द अबव आर रेलेवेंट सिक्वेंशियली। कौन कौन से रेलेवेंट है सिक्वेंशियली? देखो, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते थे प्रोजेक्ट, देन फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन वगैरह, अप्रेजल, इम्प्लीमेंटेशन, नेगोशिएशन, प्लानिंग वगैरह। तो ये तो चारों ही लग रहे हैं। इसमें आप बता दो कौन सा पॉइंट काटोगे, और आप एक्यूरेसी के साथ कह सकते हो कि नहीं, ये तो नहीं आएगा। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये इजी क्वेश्चन, चारों सही। आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, इम्प्लीमेंटेशन, ये हम पढ़ भी चुके हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियली अ प्रोसेस टू plan its implementation and to predetermine the period-wise resources including funds, personnel given the choices of total duration। कुछ अजीब अजीब सी बड़ी बड़ी सी बातें बोल रहा है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियली द प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट, टू प्लान इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एक प्रोसेस है जिसमें
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस टू प्लान इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू प्री डिटरमाइन पीरियड वाइज नीड ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ मतलब यही सब तो हम प्रोजेक्ट में पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, पीरियड वाइज कुछ हमें ग्रांट्स फंड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब देखो ऑफ द फोर डायमेंशंस अलग से, नॉट डिनाइंग दैट देयर कैन बी सम मोर ऑफ प्रोजेक्ट विद स्कोप टाइम कॉस्ट, ये ओनली टू, देखो ओनली टू कैन बी प्री असाइंड, अदर्स हैव टू बी अवॉइड बाय अदर, ऐसा कुछ है कि सिर्फ दो ही हो सकते हैं, चारों क्यों नहीं हो सकते? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर क्या हो गया? सी, इजी। ठीक है, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट, सी मतलब फर्स्ट वन करेक्ट और टू रॉन्ग, सी में ये होता है। डी में क्या होता है? फर्स्ट रॉन्ग, दूसरा करेक्ट। देन नेक्स्ट देखिए, देखो ऑल प्रोजेक्ट्स हैव कंस्ट्रेंट, प्रोजेक्ट में कंस्ट्रेंट तो होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं, दैट इनहिबिट देयर एबिलिटी टू रीच गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, कंस्ट्रेंट्स ही तो होते हैं जो इसको रोकते हैं, उसी को तो हमें ओवरकम करना होता है। सही लग रहा है। देन टाइम एंड मनी आर यूनिवर्सल कंस्ट्रेंट, ये भी सही है। हाँ, टाइम तो भाई पैसा अनलिमिटेड नहीं है ना, टाइम एंड मनी तो डेफिनेटली पैसा भी अनलिमिटेड नहीं है और समय भी लिमिटेड है, दोनों लिमिटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। इसको एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है कि कंस्ट्रेंट्स होते ही होते हैं हर प्रोजेक्ट में, ये यूनिवर्सल कंस्ट्रेंट अलग है। इसका ए हो सकता है अगर दूसरे तरीके से सोचे, बट स्टिल यूपीएससी ने आंसर बी दिया है। और जब कोई डायरेक्ट कोरिलेशन ना मिले ना, तो आप बी ही मारिए, बट इसका कोई तुक्का नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें आप बिकॉज बीच में लगा के सोच लीजिए कि बिकॉज में चल रहा है कि नहीं, है ना, बस यही एक तरीका है, बाकी गलत हो गया ऐसे में, बट स्टिल जीएस में तो ऐसे क्वेश्चन सही है, टेक्निकल में बेकार है। देन इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल द मैक्सिमम, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एफर्ट्स, सबसे ज्यादा एफर्ट कहाँ लगेंगे? देखो कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब आप सोच रहे हैं, उसमें आप एफर्ट लगाएंगे भी नहीं। डेफिनेशन मतलब डिफाइन कर रहे हैं, बैठ के डिफाइन कर रहे हैं, उसमें भी कोई एफर्ट नहीं, ज्यादा एफर्ट नहीं, बहुत लिटिल एफर्ट। प्लानिंग फेज, प्लानिंग में क्या कर रहे हो? सारे आदमी मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, प्लान कर रहे हो थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा एफर्ट होगा बट नॉट दैट। देखो इम्प्लीमेंटेशन, ग्राउंड पे फील्ड वर्क, सबसे ज्यादा एफर्ट, ठीक है, फील्ड वर्क, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन फेज, ओके, तो इस फेज में देखिए सबसे ज्यादा एफर्ट है ये, इसका एरिया सबसे ज्यादा है, एफर्ट का ये है, टाइम इधर है, ये इनिशिएशन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड क्लोजिंग, तो इसमें भी एफर्ट कम होने लगते हैं, तो इनिशियली एफर्ट बढ़ते हैं, देन पीक पे आते हैं, देन डिक्रीज, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which which term refers to a single person having authority to oversee all aspects of products, जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री, डिस्क्लोजर सब देख सकता है, ठीक है। अब देखना इसको है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इस क्वेश्चन में आप गलती कहाँ कर सकते हो और कहाँ से इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तीसरा है कमर्शियल मैनेजमेंट, चौथा है वेंचर मैनेजमेंट। अब आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें आप ये मुझे बताइए, आपने कहीं कमर्शियल मैनेजमेंट सुना है? नहीं। वेंचर मैनेजमेंट सुना है? नहीं। सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आंसर इन दोनों में से ही होगा। 50% आपने बस सोच के एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहा है, तो सिंपल क्या, प्रोडक्ट मैनेजर, मतलब पूरे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन शेड्यूलिंग ये सब, तो आंसर क्या हो सकता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स एक्सपेडाइट्स, सब कुछ, सब कुछ कोऑर्डिनेट करता है, एक्सपेडाइट करता है प्रोडक्ट प्रोडक्शन को, शेड्यूलिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, तो ये प्रोडक्ट मैनेज का पर्सन का ओवर ओवरवर्क है, ये उसका काम है, ये सब देखना। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, हाँ, ए और बी में आप कंफ्यूज रह सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कोई मार सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मतलब क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट बहुत छोटा टर्म हो जाएगा कि एक प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, उसके वर्क लोगों को मैनेज कर रहा है, ठीक है, छोटे छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है, ओके, बट प्रोडक्ट पूरा सब कुछ, सेल्स वेल्स अथॉरिटी सब आ जाती है उसके अंदर। देन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, डॉक्यूमेंटिंग, मेंटेनिंग प्रोसीजर्स ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन हैंडलिंग, ठीक है, पोस्ट प्रोडक्शन हैंडलिंग सच एज स्टोरेज, पैकेजिंग, डिलीवरी। अब देखो पोस्ट मतलब
ये कंपनी के बाहर निकल गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गई है, तो इसको कौन हैंडल करेगा? देखो, प्रोडक्शन का तो काम है नहीं, प्रोडक्शन का काम तो क्या है? प्रोडक्शन दे दो। मार्केटिंग, मार्केटिंग का काम मतलब क्या है? सेल्स, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्वालिटी का क्या है? क्वालिटी तो प्रोडक्शन के टाइम पे देखेगा ना, बेटर क्वालिटी आई है कि नहीं। तो एक ही बच गया, वेंडर। मतलब मैं नहीं कह रहा वेंडर देख के आपको दिमाग, लेकिन बाकी ऑप्शन से आप वेंडर मार सकते हैं। देन इफ अ प्रोजेक्ट का इन्फ्लुएंस मोर इन डिसीजन मैट्रिक्स for project, then arrangement is considered strong matrix. If functional departments are seen to influence the decision, then it is weak matrix. देखो, प्रोजेक्ट वाला जब खुद ही इन्फ्लुएंस करता है तो उसे स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और जब अलग अलग डिपार्टमेंट इन्फ्लुएंस करता है तो प्रोजेक्ट वाले की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो वीक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस अगर ज्यादा होता है डिसीजन मेकिंग में फॉर द प्रोजेक्ट, देन इट इज स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए ही है। और देखो इस क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, या तो देखो दोनों सही होंगे या कोई एक गलत होगा। मतलब लॉजिक सोचे स्टेटमेंट वाले में, या तो बोथ करेक्ट होंगे, बोथ करेक्ट। देखो तुक्का कैसे मारना है इस सवाल में, या ओनली और वन ऑफ द करेक्ट, वन ऑफ देम करेक्ट। अब सोचो, अगर एक करेक्ट होगा तो मान लो प्रोजेक्ट वाला वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है कि प्रोजेक्ट वीक है, तो ये वाला फंक्शनल स्ट्रांग होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, वो इस क्वेश्चन में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक गलत एक सही पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी ही आएगा। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाने से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देन which of the following is responsible which of who is responsible for following activities, एक्टिविटीज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? देखो अब, अचीविंग अ यूनिटी ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, यूनिटी है, पूरा एक कंट्रोल। देन हैविंग एन अथॉरिटी टू कंट्रोल प्रोजेक्ट मैटर्स, प्रोजेक्ट के मैटर्स को, एंड डिस्पर्स फंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट फंड्स डिस्पर्स करने की अथॉरिटी है, बजट। देन नो अथॉरिटी ओवर वर्कर्स, वर्कर्स के ऊपर अथॉरिटी नहीं है। देखो तीन ऑप्शन में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, ये तो बिना बात के ऑड वन आउट चलेगा नहीं, ऑड वन आउट की भी अलग ट्रिक होती है, बट इस क्वेश्चन में ऑड वन आउट जैसा लग नहीं था, क्योंकि लग रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है, एक्सपेडाइटर भी हो सकता है, कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट मैनेजर ये खत्म हो गया, अब एक्स दो ऑप्शन में मैनेजर मैनेजर दे रहा है, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स मैनेजर गलत है, तो होने को हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो, देयर इज अ चांसेस, बट अब ये देखो फंड्स, फंड्स से मैंने इसको काट दूंगा, फंड्स प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में फंड्स नहीं होते, वो तो फंड्स कौन देगा हमें? स्टेक होल्डर्स देंगे, और स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट कौन करेगा? कोऑर्डिनेटर। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, देखो ये भी लिख रहा है कि वर्कर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजर का वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल रहता है, कंट्रोल ओवर वर्कर्स, क्योंकि उसके अंडर काम करते हैं लोग, इसलिए भी सोच सकते हैं गलत है। और एक्सपेडाइटर का मतलब क्या है? स्पीड, स्पीड पे काम करता है, टाइम पे, स्पीड टाइमली कंप्लीशन, इस पे ये काम करते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोच सकते थे, बट डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में टफ था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का नॉट, इनमें से कोई एक ऐसा है जो नहीं है। देखो 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो नॉट नॉट वाले आए थे, इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है? ठीक है, तो देखो अब, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू समराइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डू नॉट टाई द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट टू कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल टाई नहीं करना है यूनिट के साथ, कॉस्ट मतलब कॉस्ट कितनी भी जाए कोई मतलब नहीं है, उसे कॉस्ट कंट्रोल ही नहीं करना है। देन आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स रेस्पॉन्सिबल, आइडेंटिफाई यूनिट्स जो रेस्पॉन्सिबल है वर्क्स पैकेज, ये तो होगा ही होगा। देन हाउ द फर्म हैज ऑर्गेनाइज टू डिस्चार्ज वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यूनिट वर्क परफॉर्मेंस, ये एक फर्जी डू नॉट लगाया इसने, यहाँ से होता है ना टाई द, ये भी सही होता, तो आंसर क्या हो गया? बी, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो एलिमिनेट हो रहा है बस। सेक्रेड काव, ये मैंने इथिक्स में भी पढ़ा है, सेक्रेड काव 32 नंबर पढ़ाया था, उसमें याद रखना 32 नंबर टॉपिक था। उसमें क्या है, अब देखो, आप ये देखो कि आपको तुक्का मारना है, तो कैसे मारेंगे? फैक्ट्स एडवोकेट कर रहे हैं, साउंड रीजनिंग एडवोकेट, लेस वीकनेस एडवोकेटिंग, ये क्या भाई लेस वीकनेस? अजीब, कोई सेक्रेड चीज है और लेस वीकनेस? ठीक है, कोई सेक्रेड क्या हो सकता है? पावरफुल हो, कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स,
और कितना बड़ा दिया है इसने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, यही आंसर है। और सेक्रेड काउ हमने एथिक्स में पढ़ा ही है कि जो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं सीनियर वाले, उनकी तो वो जो बात बोलते हैं, वो जो एडवोकेट करते हैं, तो उसमें नो वन क्वेश्चंस, मतलब क्या है इसमें सेक्रेड काउ में हमने क्या पढ़ा है कि क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म जो होता है वो मिनिमल या नो क्रिटिसिज्म या नो, ठीक है, नो क्रिटिसिज्म, ये कोई नो वन अगेंस्ट, अगेंस्ट में कोई नहीं होता, वो होता है सेक्रेड काउ। तो जब हाई रैंकिंग ऑफिशियल एडवोकेट करेगा तो ऐसा ही होगा। फैक्ट्स पे भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट समटाइम्स फैक्ट को दबाया जा सकता है, लेकिन किसी सीनियर को कौन दबाएगा, पीएमजी को कौन दबाएगा, या कोई बहुत ही सीनियर ऑफिशियल है, कोई बड़ा मंत्री है, नेता है, तो उसको कौन दबाएगा, उसकी सुननी पड़ेगी भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स आर दोज, ठीक है, विच आर टू बी कंप्लीटेड विद इन स्टेपुलेटेड इवन एट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग अप द हायर कॉस्ट, मतलब हायर कॉस्ट लग जाए बट हमको टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग अप विद हायर कॉस्ट भी है, लेकिन टाइम को फॉलो करना है। तो टाइम के देखो, नॉर्मल प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, क्रैश प्रोजेक्ट, हमने हमने क्रैश ही पढ़ा है, उसके अलावा आपने ये सब कुछ पढ़ा है, नॉर्मल प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट। डिले तो रिसर्च में तो डिले होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत, नॉर्मल में तो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल तो बड़ी वाइड टर्म हो गई। बचा बिजनेस प्रोजेक्ट, ये और क्रैश में ही आपको टाइम कम करते हैं, कॉस्ट बढ़ाते हैं। कॉस्ट किस में बढ़ाते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, टाइम को हम कम करते हैं। तो इससे क्या डायरेक्ट कॉस्ट होती है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, मशीन लेबर टाइम, टाइम को हम कम कर, नहीं टाइम, हाँ प्रोजेक्ट टाइम कम कर दिया तो सैलरी क्या हो जाएगी, हमें कम देनी पड़ेगी, लेकिन मशीन क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा, तो ये बढ़ेगी, ये कम हो जाएगी। ऐसे सोच सकते हैं। देखो, ब्रॉड एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट अप्रेजल एंड फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यू कंसीडर्ड अंडर देम। देखो, कॉर्पोरेट का अप्रेजल करना है, किसी का प्रमोशन करना है कॉर्पोरेट में, किसी बड़ी कंपनी का, एंड फ्यू इम्पोर्टेंट टू बी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड अंडर देम। और कौन से उसके अंदर कंसीडर करेंगे, देखो, मार्केटिंग डिवीजन, प्रोडक्शन, रिसर्च, प्रोजेक्ट रेटिंग। अब इतनी बड़ी कोई कंपनी है इन्फोसिस जैसी, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस ले लीजिए, इन्फोसिस के अंदर अगर कोई छोटा सा काम नहीं भी हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट नहीं भी चल रहा है, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे, प्रोजेक्ट रेटिंग, वो छोटे से प्रोजेक्ट की रेटिंग से उसको क्या प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फोसिस का टीसीएस में कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चला तो टीसीएस को आप प्रोजेक्ट नहीं देंगे, नहीं, तो इसलिए इसको काट दीजिए, 1 2 3 आंसर, इजी। ओके, देन नेक्स्ट, क्रैशिंग क्वेश्चन। सो क्रैशिंग क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, टाइम के रिलेटेड। रिडक्शन, देखो, अबेंडनिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को आप अबेंडन कर देंगे क्या, आपको नहीं भी पता तो भी। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद ऑल पॉसिबल हेस्ट, ऑल पॉसिबल, सब कुछ, चाहे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए, कुछ हो जाए तब भी, ऑल, नहीं यार। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट को कम करना, अरे क्रैशिंग में तो कॉस्ट बढ़ती है, ये भी गलत, आंसर क्या हो गया, सी। समझ रहे, आंसर क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन। और कॉस्ट को, इससे क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन सीपीएम, सीपीएम क्या होता है दोस्तों, देखो, आइडियली सूटेड फॉर लीनियरली एक्सटेंडिंग वर्क्स, एक्टिविटी ओरिएंटेड, हाँ, सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। पर्ट, पर्ट मतलब पी, प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक किसमें होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसमें होगी, रिसर्च वाले में, इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करेगी कि घर बनाना है तो उसमें क्या, घर तो बनेगा ही, 100% श्योरिटी है। देन सीपीएम क्या होता है, सीपीएम एक्टिविटी एंड पार्ट में देखो ये वर्ड है ई, इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट। देखो, फुल फॉर्म नहीं बता रहा मैं, फुल फॉर्म तो इसकी है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं बता रहा, बट मैंने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है इसका दूसरा, कि यहाँ दूसरा पेन लेते हैं, देखो, पी मतलब मैंने माना है प्रोबेबिलिस्टिक और रिसर्च, ई इवेंट, इवेंट मतलब इवेंट ओरिएंटेड, तो सीपीएम उल्टा हो जाएगा, सीपीएम क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ओरिएंटेड, तो ये वाला तो सही हो गया। देन मेंट एसेंशियली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये गलत है, ये तो सीपीएम नहीं है, तो पार्ट है ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, तो टू इज रॉन्ग, देखो टू रॉन्ग एंड थ्री इज करेक्ट। देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया था, थ्री ये वाला है, दिस इज थ्री, तो थ्री करेक्ट है और टू रॉन्ग है, तो आंसर एक ही बचा, 3 4। सीपीएम इज एक्टिविटी ओरिएंटेड और सीपीएम यूज्ड फॉर प्लानिंग शेड्यूलिंग, हाँ ये भी सही है।
दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, 3 4। ठीक है, 1 मैंने पढ़ा ही नहीं, आइडियली सूटेड फॉर लीनियरली। जब डबल डिग्री होगी, स्क्वायर क्या कहते हैं उसे, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक होगा तो क्या वैलिड नहीं होगा? होगा यार। देन देखो कितना आसान क्वेश्चन, टोटल फ्लोट पूछ रहा है। टोटल फ्लोट क्या होता है? देखो, ये एल जे होगा, ये ई आई होगा, ये टी होगा। मैक्सिमम डिफरेंस क्या पढ़ा हमने? टोटल फ्लोट। उसके बाद ये वाला डिफरेंस सबसे मिनिमम होता है, और ये वाला, ये क्या होता है? फ्री, और ये इंडिपेंडेंट, और ये टोटल। तो टोटल फ्लोट क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर? टोटल फ्लोट एल जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे। अब इसमें देख लो, देखो एल जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे। अब देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ई की ई में से आप एल घटाओगे, ई पहले आता है उसमें से एल घटेगा कभी? देखो टाइम में से ई एल घटा रहे हो, अरे ऐसे थोड़ी होता है, टाइम में से ई एल, ये तो सीधे काट दो आंसर। अगर आपको नहीं भी थोड़ा बहुत भी पता होगा ना इसके बारे में तो भी आप कर लेते। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए जिसमें तुक्के लग रहे थे, वो भी बहुत आसानी से। तो आपको पता ही नहीं था ये कर सकते हैं ऐसे भी। देखो इन डब्ल्यू ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टॉप डाउन अप्रोच इज अडॉप्टेड। हो सकता है टॉप डाउन अप्रोच हो, ऊपर से डिसीजन आ रहा हो कि आप अब ये काम करेंगे। देन ड्यूरेशन अलोंग क्रिटिकल पाथ इज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल। देखो परमिसिबल, अब आपको लग रहा हो ये गलत है कि उसमें तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है, लेकिन हाँ, जो सी क्रिटिकल पाथ होता है, क्रिटिकल जो पाथ होता है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, बट शॉर्टेस्ट परमिसिबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये शॉर्टेस्ट होता है, मतलब इतने टाइम में है ना बाकी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जितनी देर में क्रिटिकल पाथ पे काम हो रहा है ना, उतनी देर में जो बाकी सारे जो प्रोजेक्ट के अदर एक्टिविटीज है तो वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। और पर देखो ये टफ क्वेश्चन हो गया, टफ स्टेटमेंट है जनरली, मैंने तो पढ़ा हुआ था ये स्टेटमेंट भी, टेक्निकल में भी होता है हमारे। तो बट हाँ बाकी ब्रांच के लिए टफ है, बट आप याद रख लीजिए कि हाँ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है बट शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल। वर्क ब्रेक डाउन टॉप डाउन हो जाता है, पार्ट तो प्रोबेबिलिस्टिक है ही। तो आंसर क्या हो गया? डी। अब देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ए बी सी डी देखो, ए बी सी डी 4 ये हैं। और देखो ई एफ जी सीक्वेंशियल है, एच के सीक्वेंशियल है। ई एफ जी जो है बी सी डी के पैरेलल है, तो ये बी है, ये ए है, सी डी, बी सी डी के पैरेलल ई एफ जी, ठीक है। और एच के पैरेलल है ए बी सी डी के, चारों के पैरेलल है, ठीक है। अब देखो तीन, दिमाग में थोड़ा सा सोचो, तीन इन्होंने कंडीशन दे रखी है, बी इज कंप्लीटेड बिफोर जी, ए एंड एच आर कंप्लीटेड बिफोर डी एंड के। तीन कंडीशन है, बी जी ए इससे पहले और एच भी इससे पहले, 3 कंडीशन, तो 3 आंसर। सोच सकते हो आप थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि देखो इसी की वजह से ये 3 डमी आ रहे हैं। अब मान लो मैं आपको ये, मैंने मेरी वो वाली वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने आपको बताई है जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे ये कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये हो गया, मान लो ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। ये मेरी न्यूमेरिकल वाली वीडियो, मैं सारे न्यूमेरिकल आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने वो बहुत डिटेल में समझाया है, उस वीडियो को आप देखिए जाके। अब देखो एक करा ले रहा हूँ, तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बी जो है वो ए जी से पहले कंप्लीट होना चाहिए, तो बी जो है वो जी से पहले कंप्लीट, इसको इससे जोड़ दो, प्रोजेक्ट बन रहा है। जो बी है वो जी से पहले, तो यहाँ एक डमी लगाएंगे, डमी लाल पेन से लगा देते, तो यहाँ डमी लगाएंगे, सॉरी एकदम गलत जगह पे डमी लग गया। देखो बी यहाँ खत्म हो रहा है ना, तो बी जब खत्म होगा, बी बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग अप, बी कंप्लीट होने के बाद आप जी लेंगे, ये डमी हो गया। देन एक और कह रहा है ए कंप्लीटेड बिफोर डी के, ए जो है वो डी और के, तो ए तो डी से पहले ही है, के से पहले भी, मतलब ये। और एच जो है, एच शुड बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग अप डी एंड के, तो एच जो है, एच यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो कंप्लीट हो जाना चाहिए डी से पहले, तो के से पहले तो ले ही रहे हैं एच को, डी से पहले और लेंगे। तो लाल वाली 3 डमी एक्टिविटी होगी आंसर।
तो न्यूमेरिकल वाली मैंने और अच्छे से कराया है, देखो ये वाला भी कराया है न्यूमेरिकल वाली में। देखो ए एम बी की वैल्यू दे रहा है 3, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। देखो एज्यूमिंग 3 एक्टिविटीज इन द सीरीज फॉर फर्दर कंप्यूटेशन, देखो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पूछा है और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, बी माइनस ए बाय 6, ठीक है। और सिग्मा किसी एक्टिविटी का निकालेंगे तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, 3 एक्टिविटी यहाँ पे, इसका अंडर दे दो, ये सिग्मा आएगा नेट। अब पहले आप सोचो, देखो ये 2 3 4 सारी वैल्यू छोटी छोटी है, ठीक है, ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं, 2 3 4 4 6 और ये, बट ये देखिए ये सारी बड़ी बड़ी है, जिससे पता चल रहा है क्रिटिकल पाथ नीचे वाला ही होगा, समझ रहे हैं। तो अब इसमें आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाल लीजिए। तो और 5/2 तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 6 6 वाले होते हैं, 14/3 भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर इन दोनों में से आएगा, क्योंकि नीचे 6 आना चाहिए। आप मेरी बात को समझना दिमाग से। और इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ। अब देखो एक एक को हम सम करके निकाल देता हूँ। देखो 8 प्लस, देखो 6 प्लस, जो टाइम निकलता है वो कैसे निकलता है, ए प्लस 4m प्लस बी बाय 6। तो 6 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 8/6, तो 28, और 28 और 8 36, और 6 42, 42/6 आ गया। देन इसको देखो, इसको क्या होगा, 12 चौक 48 और 12 60 और 78/6, मैं खुद ही कर दे रहा हूँ इस फॉर्मूले में पुट करके। ये ए है, एम है और बी है, इसी ऑर्डर में। इसमें 60 और 27, 60 87/6, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये 42/6। तो आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है। देखो जोड़ो, 6 एलसीएम, 70 और 40, 110, 120, 207, 3 से कट जाएगा, 3 छीक 18, 69/2, दैट इज 34.5। 34.5 वाले दो ऑप्शन बने, और 5/2 होगा नहीं, आंसर यही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल के देख लेना, ऐसे ही आएगा। और बाकी वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल करा दिए, हर सब्जेक्ट के कराए हैं उसमें। प्रिपरेशन ऑफ बार चार्ट्स इज मेयरली अ शेड्यूलिंग ऑपरेशन, वाइल प्रिपरेशन एनालिसिस ऑफ नेटवर्किंग इज प्लानिंग फंक्शन। देखो बार चार्ट एक शेड्यूल लग रहा है, हाँ, और एनालिसिस पूरा जो करना नेटवर्क वगैरह, वो प्लानिंग हो सकता है, हाँ सही लग रहा है। कोई जैसा मतलब कोई ऐसा अलग नहीं है। बार चार्ट प्राइमा फेसी, पहले नजर में, डज नॉट शो इंटर रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी, सही बात है। आंसर क्या हो गया, बी, कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और यही बात है। बार चार्ट में इंटर रिलेशन मतलब एक के बाद एक एक्टिविटी बता दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन पहले कौन बाद में, ये बार चार्ट नहीं बताता, ये नेटवर्क डायग्राम बताता है। तो आंसर क्या हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, बट नॉट एक्सप्लेनेशन। देन which one of the following schedules show specific activity necessary to complete an activity और वर्क पैकेज। देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पॉसिबल था सॉल्व करना। देखो स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछ रहा है, जो कोई ऐसा शेड्यूल विच शोज स्पेसिफिक एक्टिविटी नेसेसरीली, जो बहुत नेसेसरी है टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। देखो प्रोजेक्ट तो पूरे प्रोजेक्ट का हो जाएगा। इंटरनल शेड्यूल क्या होता है, कुछ नहीं, फालतू की बात। मास्टर शेड्यूल क्या है, बिना बात के मास्टर शेड्यूल, मास्टर शेड्यूल अभी तक एक बार भी आंसर में नहीं आया। तो आंसर क्या, ऑड वन आउट भी हो सकता है, कि टास्क शेड्यूल, नया वर्ड है टास्क शेड्यूल, वही करता है कि सारे रिसोर्स को एलोकेट करता है, वर्क पैकेज। तो इजी क्वेश्चन है ये, मार सकते हो आप तुक्का। प्रोजेक्ट शेड्यूल नहीं माना, देखो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात कर रहा है, और स्पेसिफिक एक्टिविटी में प्रोजेक्ट शेड्यूल नहीं आता। ओके, देन इन प्रिंसिपल द नेटवर्क शुड नॉट बी मेड कॉम्प्लेक्स, नो कंट्रोल सिस्टम फॉर दैट मैटर कैन ऑपरेट अनलेस इट इज सिंपल। देखो वर्ड का सिंपल, तो सिंपल सोचना है और कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन, देखो क्रिटिकल वाला होता है तो हो जाए नहीं, पर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर्ट में प्रोबेबिलिस्टिक वाला होता है, कोई सिंपल विम्पल कोई लफड़ा नहीं है। देखो इसमें दो वर्ड एस लग रहे हैं, एस मतलब कोई सिंपल हो सकता है, मन में लग रहा है दिमाग में कि एस इसी में आ रहा है और सिंपल की बात कर रहा है, इस किस में जा सकते हो, बट डेफिनेटली टफ है, टफ। किसका मतलब होता है, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। यूएस नेवी का था ये, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन्होंने डेवलप किया था इसे, अभी भी है। देख
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स एलोकेशन एज पर चेनरी डेवलपमेंट प्रोसेस। रिसोर्स एलोकेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसोर्स एलोकेशन। अब देखो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रिसोर्स, तो पैसा नॉट चेनरी डेवलपमेंट के हिसाब से और पूछ रहा है। आप देखना, देखो ये स्टेटमेंट अजीब सा, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक डिमांड और डेवलपमेंट की बात कर रहा है और एक ही इकोनॉमी की टर्म है, यही आंसर है बड़ा सा। तो ये पैटर्न होता है यूपीएससी के एग्जाम में पकड़ना होता है, और बाकी इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं। जो चेरनरी का जो डेवलप रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या आते हैं, एक तो यही स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, देन एक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है डोमेस्टिक डिमांड लिख देता हूँ पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, और एक है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड। तीन आते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये है, बट अभी इसमें कुछ देखो समझने का है, लेकिन आप सोच सकते हो दिमाग में कि डेवलपमेंट प्रोसेस पूछ रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट, एक रिसोर्स एलोकेशन, लेबर एलोकेशन, ऐसे तो वैसा ही लग रहा है। गवर्नमेंट का रिवेन्यू तो फर्जी है, गवर्नमेंट रिवेन्यू। अब लेबर एलोकेशन आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन ये बड़ा सा दे रखा है ना, कई मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी ऐसे ही आंसर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली पेज रह गया, तो देखो फिलिप कॉटलर आर्ग्यूज 4 P's एंड 4 C's। 4 P क्या है, सेलर थिंकिंग मोर देन बायर थिंकिंग कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू, मतलब जो 4 P's हैं मार्केटिंग के, रिप्रेजेंट सेलर थिंकिंग more than buyer thinking can be translated into 4 C's of marketing planning। तो इनको मैच करना है। देखो ये सब फर्जी, ये सब पढ़ना नहीं होता एग्जाम में, आपको बस समझ गया 4 C और 4 B में आएगा ना, करेक्ट देखना है बस, रॉन्ग नहीं। देखो प्रोडक्ट ए में या तो 2 है या 1 है, ठीक है, ए में 2 या 1, तो ए में 2, 2 कौन सा है, वैल्यू या 1 कम्युनिकेशन, और डी में 1 2 है, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो कि प्रोडक्ट के लिए वैल्यू ज्यादा होगी या प्रोडक्ट, प्रमोशन में कम्युनिकेशन नहीं चाहिए आपको, प्रमोशन तो कस्टमर कम्युनिकेशन से हो गया, प्रोडक्ट में क्या होगा, वैल्यू, प्रोडक्ट से वैल्यू लगेगी। देखो प्राइस से क्या लगेगा, कॉस्ट, प्लेस से क्या लगेगा आपको, कन्वीनियंस। ये तो इजी क्वेश्चन है, कहीं पे आप रहते क्या कन्वीनियंस से। डी में क्या होगा, 4, सॉरी सी में 4, प्लेस में क्या है 4 कन्वीनियंस, सी में 4 एक ही ऑप्शन में। देन प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्ट में वैल्यू, तो ए में 2 लगेगा। आंसर क्या है, ए ऑप्शन। इजी था ये, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो नेटवर्क का कंप्यूटेशन प्रोसेस है, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, कंप्यूट कैसे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास के दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो आप फॉरवर्ड में स्टार्ट करते हैं, फिर आप टाइम ऐड करते जाते हैं, फिर निकाला, फिर टाइम ऐड किया, फिर निकाला। तो इट स्टार्ट विद फर्स्ट एक्टिविटी, सही बात है। और कोई है, इट स्टार्ट विद लास्ट एक्टिविटी, काट दो, लास्ट एक्टिविटी काट दो। इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, ये भी काट दो, क्रिटिकल पाथ थोड़ी बोल रहा है, फॉरवर्ड पास बोल रहा है। एंड ट्रेसेस ईच पाथ थ्रू नेटवर्क टू द लास्ट, पहले से लास्ट जा रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सी में स्टार्ट विद लास्ट ऑन द नेटवर्क, इट स्टार्ट विद लास्ट प्रोजेक्ट एंड ट्रेसेस ईच पार्ट टू द फर्स्ट। तो ये जो ऑप्शन बी है और सी है, ये तो आप ऐसे ही एलिबरेट कर सकते हो, आपको पता लग जाए, क्योंकि ए और सी सही बोल रहा है। ए में कह रहा है पहले से लास्ट, और डी में कह रहा है लास्ट से पहला। ये क्या है, ये वाला बैकवर्ड कंप्यूटेशन हो जाएगा। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा मैं, 4 ऑप्शन देख रहा हूँ। एल्गोरिथम, ऑप्टिमम, ब्लैक हुज, हॉरिस्टिक्स। देखो ये नया वर्ड लग रहा है हॉरिस्टिक्स। इसमें अब थोड़ा सा दिमाग लगा के भी मार सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑलवेज यील्ड एन ऑप्टिमम शेड्यूल, हाउएवर इट इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग अ गुड शेड्यूल फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। एल्गोरिथम काम कर सकता है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ऑप्टिमम तो नहीं, ब्लैक हुज हमने सुना ही नहीं है, एल्गोरिथम, हॉरिस्टिक्स, इसमें आप मार सकते हैं। बट हॉरिस्टिक नया वर्ड है तो दिमाग में जा सकता है, और हॉरिस्टिक की डेफिनेशन ही यही है। अब इसको परमानेंट दिमाग में रख लो। ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर हैमॉक एक्टिविटीज। अब देखो मुझे नहीं पता हैमॉक क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको सही आंसर तक पहुंचा दूंगा। अब आप कह सकते हो कि हाँ मुझे पहले से आंसर पता है, बट ट्रस्ट मी बहुत आसान है पहुंचना। देखो, इट ड्राइव्स इट्स नेम बिकॉज इट स्पेन्स ओवर अ सेगमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, हो सकता है सेगमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट होगा। द हैमॉक एक्टिविटी ड्यूरेशन इज डिटरमाइंड आफ्टर द नेटवर्क प्लान इज नॉट ड्रॉन। ये क्या होता है, नॉट ड्रॉन, नेटवर्क प्लान इज ड्रॉन उसके बाद होगा ना, नॉट ड्रॉन, ऐसे नॉट नोट पूछा है ना,
एग्जाम में नॉट वगैरह, तो थोड़ा सा फोकस हो जाना है। 2 गलत है, 1 सही हो गया। अब 3 4 में सोचना है। अब देखो 3, देखो Hammock activities are frequently used to identify the use of fixed resource और cost over segment। मतलब रिसोर्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए हो रहा है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटी मस्ट बी डिलेड टू बिगिन और एंड। देखो मैक्सिमम, ये मिनिमम भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसको एक्सचेंज किया हो कुछ, या इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट किया हो, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 3 सही है, और 3 ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है, प्लस सॉफ्ट पॉजिटिव, तो 1 एंड 3 आंसर होगा। ये ट्रिक काम करती है, ट्रस्ट में दोस्तों, आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखना किसी दूसरे सब्जेक्ट में। और मैं तो इसमें बहुत मास्टरी कर चुका हूँ ट्रिक में, बट हाँ आप लोग भी कर सकते हैं विद टाइम। ओके, नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं करा चुका हूँ अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ऑफ ईएसई जीएस अदर देन मैथ्स एप्टी, ये टॉपिक है उसका, अदर देन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ये वाला मेरा जो उस टॉपिक का टाइटल वाला वीडियो है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो आप लोग जाके वहां से लिंक ले लीजिए, या फिर आपको ईएससी जीएस की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप मेरे चैनल के भी रिसेंट की वीडियोज में भी आपको मिल जाएगा। इसमें देखो थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। ये 50,000 आ रहा है, 90,000 आ रहा है, 72,000 आ रहा है, तो इससे तो कम ही होना चाहिए, इससे कम एक ही है, 50 से कम एक ही ऑप्शन है, तो मारा जा सकता है थोड़ा सा। ओके, बट डेफिनेटली ये टफ क्वेश्चन है। ओके, और एक तरीका और सोच सकते हो, देखो सेल्स प्राइस का मिनिमम और यूनिट मिनिमम, तभी तो मिनिमम यूनिट पे ही तो ब्रेक इवन आएगा। कम से कम कितना सेल करें, ब्रेक इवन क्या होता है दोस्तों, ये ब्रेक इवन का क्वेश्चन है। उसमें मैंने तुक्का मारना नहीं सिखाया था, क्योंकि वहां पे आपको सॉल्व करवाना सिखा रहा। देखो ब्रेक इवन क्या है, मिनिमम कितना यूनिट हो, मिनिमम की प्रॉफिट जीरो हो जाए, मिनिमम यूनिट्स। तो मिनिमम इन तीनों में क्या है, 4,000। 4,000 से तो कम ही होगा, गारंटी बात है। और प्राइस 18, 10, 15, मतलब मैं कह रहा हूँ 4,000 को मैं 10 के प्राइस पे बेचूं तो भी प्रॉफिट जीरो आ जाए, तो ब्रेक इवन सेल्स इतनी होनी चाहिए। और वैसे आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते, देखो फॉर्मूला मैंने बता रखा है, फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो एस माइनस एक्स, एस माइनस पी, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो एस इक्वल टू एफ प्लस पी प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो एस माइनस वी इक्वल टू एफ प्लस पी। अब पी को जीरो कर लो ब्रेक इवन के लिए, और एस माइनस वी इंटू एक्स यूनिट मान लिया, एफ तो एक्स क्या हो गया, एफ बाय एस माइनस वी, एक्स बीईपी है ये, तो सेल्स एस, एस एक्स क्या हो जाएगा, एफ एस बाय एस माइनस वी, एस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस इक्वेशन में, एस से इधर, एस से इधर, तो ये टर्म का हमें समेशन निकालना है, तो समेशन एस एक्स अपॉन समेशन एस माइनस वी एक्स, क्योंकि यूनिट भी वेरी कर रही है ना, देखो यूनिट अलग अलग है तीनों पे, तो इसलिए एस एक्स करना है। अगर यूनिट सेम होती तो एस अपॉन एस वन वी का समेशन निकाल लेते। ऊपर नीचे एक्स से तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ ना, तो ये ऐसे करके सॉल्व करना था इस क्वेश्चन। ओके, देन देखो ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि 5,000 रुपए, देखो जल्दी जल्दी बताया तो 50,000, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। 50,000 पर एनम 5 ईयर्स के लिए मिल रहा है, सेल्वेज वैल्यू 40% है। देखो सेल्वेज 40% है, डिप्रिसिएशन कितना होगा, डिप्रिसिएशन 60%, डिप्रिसिएशन अगर 60% है तो ये 5 ईयर्स में है, तो एक साल में क्या हो जाएगा 12%। अब रिटर्न 50,000 आ रहा है पर ईयर, तो 50,000 और माइनस डिप्रिसिएशन, तो 0.12x डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये एक्स क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इक्वल टू रिटर्न है 20%, 0.2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और 2x पूछा है, ठीक है, आंसर इसका सी है। 2x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 156 आएगी, और ये 312। देन 5,000 हमें एनुअली चाहिए 3 साल के लिए, विद ईच रिसिप्ट एक्रिंग एट द एंड ऑफ ईयर विद डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, प्रेजेंट एन्युटी पूछा है। देखो 5,000 चाहिए, तो 5,000 से नीचे वाले तो आप दोनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है जो 10,000 से ऊपर है, बाकी सब 10,000 से नीचे, ट्रिक दे रहा है। आप सीधे भी एग्जाम में ऐसे मार सकते हैं, बट हाँ सॉल्व कैसे करना है इसको, तो ऐसे करना है, 5,000 इंटू 1 i+1 की पावर n अपॉन i+1 की पावर n माइनस 1 अपॉन i इंटू i+1 की पावर n।
ओके, तो ये एक तरीका है, ये फॉर्मूला है इन क्वेश्चंस को करने का। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 + i की पावर n माइनस 1 अपॉन i अपॉन 1 + i की पावर। देन देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी of a project, the ratio of average annual earnings after tax to the average book investment after depreciation, मतलब रेशियो अर्निंग्स बाय इन्वेस्टमेंट। तो क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आप अर्निंग कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, वही पूछ रहा है बेसिक। नेक्स्ट ईयर से गाइज मैं ना ईयर वाइज, मतलब जैसे 25 का पेपर हो जाएगा, तो मैं उसका एक एक क्वेश्चन जैसे टॉपिक वाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन होंगे तो सोर्स वाइज एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का। तो मैं जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हर ईयर का सोर्स वाइज एनालिसिस कर दूंगा। तो ये एक्टिविटी हम करेंगे धीरे धीरे। और अभी तक गाइज मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप लोग कर सकते हैं। देखो नॉमिनल इंटरेस्ट है 12%, कंपाउंडेड क्वार्टरली 4 बार। तो इफेक्टिव रेट पूछा है, इफेक्टिव। तो थोड़ा सा अगर देखो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप अगर इसमें लॉजिक चाहिए होता है, बस लॉजिक। देखो 12% है और कंपाउंडिंग करना है तो 10 तो होगा नहीं आंसर, 12 से ज्यादा ही वाला होगा। देखो 12 को एक साल में कंपाउंड करके आप 14 पहुंचा देंगे क्या, 16 पहुंचा देंगे, उसी के आसपास रहेगा। एक और क्वेश्चन आया था कि 1200 रुपए पे लगाना है कंपाउंडेड एनुअरली, शायद 1200 था, 1100 था, 1218 आंसर आ रहा था। 1000 पे था, 1000, 1000 पे 1218 आ रहा था, वो भी 2 साल में। और 2 साल में, ये एक साल की बात कर रहा है। तो एक साल में क्या होगा, 12 से 1100 हो सकता है, 1200, 12 से 13 पहुंच सकता है। समझ रहे हैं? और बाकी इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करने का तो फॉर्मूला है कि 1 + r/n की पावर n। r को क्या लेंगे 0.12, n क्या लेंगे 4, और टाइम क्या होता है n क्या यहाँ पे n इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे आता है n इंटू टी। तो ये है 1 ईयर, n क्या है 4, तो 1 + 0.12/4 की पावर 4। इसको सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो है उसमें सॉल्व करना सिखाया, और ट्रस्ट मी वो पॉसिबल है, मैंने सॉल्व किया है आपके सामने, और मैं आप भी कर सकते हैं। एक मेरी स्क्वायर्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, स्क्वायर्स वाली बहुत इफेक्टिव है। In which one of the following is a particular form of collusive pricing fixing behavior by which firms coordinate their bids on procurement or projects? तो कह रहा है आप कर सकते हैं इसमें। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कोल्यूसिव प्राइस फिक्सिंग बिहेवियर। ठीक है, प्राइस को फिक्स करना है बिडिंग में, कहाँ पे, बिडिंग में, ऑन प्रोक्योरमेंट। सब देखो प्रीडेटरी प्राइसिंग तो नहीं होगा। प्रीडेटरी मतलब क्या होता है, दूसरों को हटा ही देना। प्रीडेट करना मतलब जैसे हाईएस्ट प्रीडेटर्स होते हैं ना, लायंस, तो वो क्या करते हैं, दूसरों को निपटा ही देते हैं। ये तो क्या कर रहे हैं, प्राइस को फिक्स कर रहे हैं। तो ये काम नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग यही तो होता है, हॉरिजॉन्टल प्राइस फिक्सिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग ये भी नहीं होगा। बिड को रिग करना, नाम से ही लग रहा है। देखो बिड को रिगिंग मतलब क्या होता है, कुछ छेड़छाड़ करना। एक्सक्लूसिव टेरिटरी तो बिना बात के बनाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिड रिगिंग। वही कहने को कह रहा है, बिड को थोड़ा रिगिंग करना इट इज इलीगल प्रैक्टिस होती है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी देखो प्रीडेटरी प्राइसिंग, एक्सक्लूसिव टेरिटरी सेम ऑप्शन थे, तो एक तो इनमें से आंसर होगा ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस, हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस मैंने बताया था ना, प्रीडेटरी प्राइसिंग देखिए इसके ऑप्शन था यही, हॉरिजॉन्टल प्राइसिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग, यही पूछ दिया इसने। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि सामने वाले को खत्म ही कर देना, प्रीडेटरी उसको खा जाना, प्रीडेट कर देना। देन देखो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के ऊपर पूछ रहा है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा प्रोजेक्ट से भी मैच करता है। तो मेन फंक्शन क्या है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, देखो इसमें एक स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट करना है, तो ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें एक आपको बस ट्रिक ढूंढनी है गलत सी। देखो सॉफ्ट सॉफ्ट ढूंढूंगा मैं। टू प्रोवाइड लोन्स टू रूरल एंड अर्बन, हाँ लोन तो देगा ही ना यार, फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। टू असिस्ट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को बस असिस्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग छोटा मोटा कैपिटल असिस्टेंस, असिस्टेंस देना। स्कीम ऑफ इंडस्ट्रियल सिडबी के द्वारा, अंडर सिडबी, ये तो फेमस है सिडबी, तो ये तो सही लग रहा है ये भी। टू फाइनेंस एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन, कितनी पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहा है। देखो द मेन फंक्शन इज प्रोवाइड नॉन टर्म लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड प्लांट, नॉन टर्म हो सकता है ये टर्म लोन हो सकता है ये लॉन्ग टर्म हो,
जबरदस्ती इस टर्म को बदलाओ, तो ये गलत है। आंसर क्या हो गया? 2, 3, 4। और ये इसका असली क्या है? इट इज टर्म लोन प्रोवाइड करता है, नॉन टर्म कुछ नहीं होता, टर्म लोन। ठीक है। अब नॉन टर्म में तो बैंक ही बिक जाएगा ना, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखेगा क्या यार? कोई टाइमलाइन नहीं रखेगा क्या? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस is the project accepted worthwhile keeping the principal non discounting criteria in view? देखो, प्रिंसिपल नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। ठीक है, अब ये समझो आपको क्या है, प्रोजेक्ट वर्थवाइल मानना है, ये सब हटाओ। प्रोजेक्ट वर्थवाइल क्या होगा? जब वो प्रॉफिटेबल होगा। देखो, पे बैक पीरियड 0 है। अरे पे बैक तो चाहिए ना हमें, पे बैक मतलब हमें पैसा चाहिए, वो टारगेट पीरियड है। चलो ये एक पॉजिटिव है। देन पे बैक पीरियड ग्रेटर देन टारगेट, मतलब पे बैक पीरियड टारगेट से भी ज्यादा टाइम में आप पैसा वापस करोगे तो नुकसान है। देखो, पे बैक पीरियड लेस देन टारगेट, मतलब कम से कम समय में पैसा वापस कर रहा है, ये तो सबसे पॉजिटिव है। मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, बट इनमें से भी अगर चूज करना होगा तो ये वाला चूज करूंगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल, बेस्ट ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट देखो क्वालिटी पूछ रहा है, क्वालिटेटिव मेथड, मतलब ट्रेंड वाली बात, कोई ट्रेंड व्रेंड हो। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछ रहा कि नंबर्स नहीं होने चाहिए, नंबर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी में आ जाता है। अब देखो, ट्रेंड मतलब ऊपर, अप, डाउन, ऐसा वाला ट्रेंड। ये नहीं पूछ रहा कि ट्रेंड प्रोजेक्शन में तो क्वांटिटेटिव होता है। देखो, चेन रेशियो, रेशियो क्या है? क्वांटिटेटिव। बास डिफ्यूजन, ये भी क्वांटिटेटिव बात। देखो, ज्यूरी, ज्यूरी क्या करेगा? बातें ही तो करेंगे ऊपर नीचे, इसमें कोई नंबर्स की बात नहीं होगी, यहाँ बोलेंगे ऐसा कर लो वैसा कर लो बस। तो आंसर क्या हो गया? ये ज्यूरी फोरकास्टिंग। देन गाइस, कुछ रिस्क के रिलेटेड क्वेश्चन हैं और मॉनिटरिंग कंट्रोल फाइनेंस इनसे रिलेटेड है। देन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क कैन बी रिड्यूस, रिस्क को कम करना है हमें। ठीक है, अब रिस्क कैसे कम होता है दोस्तों? हमें जो ऐसी को हम एक्टिविटी को रिड्यूस करें, कुछ एक्टिविटी को रिड्यूस वाला काम होता है रिस्क में, हमेशा कुछ रिड्यूस करना। देखो, रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड by investing in project or acquiring other firms that have negative correlation with earnings of the firm। मतलब मेरी जो तो एक कंपनी है और एक सामने वाली सोल बना रही है, वो एकदम बेहतरीन, वो दूसरी कंपनी को सोल बेच रही है, तो मेरी प्राइस पे नेगेटिव कोरिलेशन कर सकती है। ठीक है, तो मुझे उसको खत्म करना है। तो देखो, बिजनेस रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं है, सामने वाले को खत्म करना है मुझे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिस्क भी नहीं होगा, ये बिजनेस रिस्क होगा या पोर्टफोलियो। देखो, पोर्टफोलियो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बिजनेस रिस्क नहीं होगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो रिस्क इसका आंसर हो जाएगा। ये पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट होता है कि एसेट्स को कैसे एलोकेट करना होता है इसमें। ठीक है, एसेट एलोकेशन पे काम करते हैं, एसेट एलोकेशन। आपका पोर्टफोलियो होगा ना, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। ठीक है, पोर्टफोलियो, तो उसमें एसेट एलोकेशन करते हैं, उसमें हम पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है कि रिस्क को कम करेगा आपके की नेगेटिव कोरिलेशन वाली, जिसमें जैसे आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो उसको हटा देगा आपके उसमें से। देन कंसिडर दी फॉलोइंग स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग मिटिगेटिंग रिस्क, रिस्क को कम करना है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं ना और 2 सही होते हैं। देखो, रिस्क को कम करना है, रिड्यूस द लाइक्लीहुड दैट इवेंट विल अकर। अच्छा, रिड्यूस कर दो वो लाइक्लीहुड की वो इवेंट हो ही ना। ठीक है, मान लिया। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स इवेंट, एडवर्स इम्पैक्ट का इम्पैक्ट ही कम कर दो। दूसरी में कह रहा है एनालाइज, एनालाइज करने से क्या रिस्क कम होगा? हमें मिटिगेटिंग मतलब कम करना है। शो द प्रूफ, शो द प्रूफ की कम हो रहा है। ठीक है, और देखो, एनालाइज कर रहा है, ये एसेस कर रहा है, एनालाइज एसेस करने से क्या रिस्क कम होगा? नहीं। देखो, और इससे भी पता लग रहा है ये दोनों एक पेयर बन रहे हैं, ये दोनों पेयर बन रहे हैं, रिड्यूस रिड्यूस एनालाइज एसेस। तो ये तो फर्जी है, या तो आंसर 1, 2 होगा या 3, 4 होगा, और रिड्यूस वाला आंसर होगा, क्योंकि देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चन में रिड्यूस की बात करी, रिड्यूसिंग बाय इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस करना है रिस्क में, तो रिड्यूस वाले 2 ऑप्शन है आंसर। देन स्ट्रेटेजी टू असाइन एक्स्ट्रा टाइम एट क्रिटिकल मोमेंट्स इन द प्रोजेक्ट, मतलब क्रिटिकल एक्टिविटीज पे एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं। बफर्स आर एडेड टू, बफर्स कहाँ पे ऐड करेंगे? मतलब एक्स्ट्रा रिसोर्स आप कहाँ पे ऐड करेंगे? सोचो, बफर्स मतलब होते हैं रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्स आप कहाँ पे ऐड करोगे? जहाँ पे क्या है, रिस्क ज्यादा है, वहीं पे तो आप बफर्स लगाओगे, कि ऐसी जगह पे लगा दोगे जहाँ कोई रिस्क ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को देखो, एक्टिविटीज विद नो रिस्क, पहली स्टेटमेंट, यहाँ तो आप लगाओगे ही नहीं। 1 को एलिमिनेट करो, आंसर।
मतलब जहाँ पे रिस्क नहीं है वहां पे एक्स्ट्रा टाइम क्यों दोगे, वहां तो आराम से चलने दे। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो, मर्ज एक्टिविटी दैट आर प्रोन टू डिलेज, उनको मर्ज कर दो। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज टू रिड्यूस लाइवलीहुड दैट दे विल क्रिएट अनदर क्रिटिकल पाथ। मतलब नॉन क्रिटिकल है बट ऐसा ना कि वो अनदर क्रिटिकल पाथ बना दे, तो उसको हम क्या कर देंगे, बफर्स, एक्स्ट्रा रिसोर्स दे देंगे। एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्कैर्स रिसोर्स टू एंश्योर रिसोर्स आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। स्कैर्स मतलब ऐसी मशीन जो इंडिया में है ही नहीं, बाहर से इंपोर्ट करनी है, तो जब अवेलेबल है तब उसको, तो ये तीनों तो पॉजिटिव मतलब मैच कर रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट को। देन CCPM 50-50 estimates will discourage Parkinson law, the student syndrome। कोई पार्किंसन लॉ है, कोई स्टूडेंट सिंड्रोम है, सेल्फ प्रोटेक्शन फ्रॉम कमिंग इनटू प्ले बिकॉज देयर इज लेस फ्री टाइम अवेलेबल। व्हाट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ CCPM? अब यहाँ सोचो, देखो क्या क्या बातें कर रहा है, पार्किंसन डिजीज कर रहा है, कुछ कुछ कह रहा है कि स्टूडेंट को सिंड्रोम, क्या कि टाइम टाइम कम होगा हमारे पास, सेल्फ प्रोटेक्शन, तो ऐसी कुछ टर्म है। तो CCPM क्या होगा, कुछ क्रिटिकल से रिलेटेड होगा। तो क्रिटिकल वाला आप देखो कैसे सोचोगे आप एग्जाम में। देखो, चेन चेन चेन, ये कंट्रोल फर्जी, बिना बात के चेन चेन वाले में से आंसर करते, एक ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, कंट्रोल चेन, क्रिएटिंग चेन, चेन बना दोगे क्या आप बिना बात की? क्रिटिकल चेन को तो आप प्रोजेक्ट मैनेज करोगे, क्रिटिकल पाथ मेथड ये सब पढ़ते हैं। देन which of the following methods are considered to be most favorable to the production organization liable for taxation? देखो, कोई प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टैक्स भरना है, तो उसके लिए मोस्ट फेवरेबल क्या है मेथड? ठीक है, मोस्ट फेवरेबल मेथड टू प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल एकदम, ये मोस्ट फेवरेबल होगा। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के लिए डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, हाँ ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ये तो देखो सम ऑफ द ईयर डिजिट हम करते ही है, तो 3 तो आंसर में आएगा ही, तो ये दोनों ऐसे ही कट गए। अब ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, अब टफ है, ठीक है। अब सिंकिंग फंड, देखो स्ट्रेट लाइन को मैं काट सकता हूँ, मुझे पता है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और 2 सही होगा, तो 1 काटा 2 सही हो, तो भी आपको 3 और 4 में चेक करना है। सम ऑफ द ईयर्स और सिंकिंग फंड, में तो सम ऑफ ईयर पे जाऊंगा, आंसर क्या हो गया, बी 2 3, ठीक है। सम ऑफ द ईयर्स मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन और डिक्लाइनिंग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। देन दोज हु ड्राइव ऑटोमोबाइल्स आर फेमिलियर विद ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है, जो गाड़ी चलाते हैं। अप्लाइंग दिस टर्म इन ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे हम ब्लाइंड स्पॉट वाली टर्म, और बिजनेस में डेनिस मोबर्ग ड्रॉज एन एनालॉजी बिटवीन ब्लाइंड स्पॉट्स एंड वी एक्सपीरियंस व्हेन ड्राइविंग। बिजनेस के ब्लाइंड स्पॉट्स और जो दूसरा ब्लाइंड स्पॉट जो हम ड्राइविंग चलाते हो, एक्सीडेंट वगैरह, कुछ क्रिटिकल पाथ, कुछ ऐसा बोल रहा है। ब्लाइंड स्पॉट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉमन इम्पेडिमेंट्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्निफिकेंट इम्पेडिमेंट्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, देखो नॉट ब्लाइंड स्पॉट क्या होगा, नहीं होगा। सेल्फ डिसेप्शन पता नहीं, देखो विलफुल ब्लाइंडनेस, ये तो ब्लाइंड स्पॉट होगा ही, तो ये तो आंसर नहीं होगा, मतलब ये सही है बट आंसर नहीं है। इन अटेंशनल इन अटेंशनल ब्लाइंडनेस, ये भी आंसर में होना नहीं, मतलब ये सही लग रहा है। अब इसको पढ़िए, इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी ऑफ ग्रुप, कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही कि इल्यूजन पैदा कर रहा है, कोई ब्लाइंड स्पॉट थोड़ी होगा। तो आंसर क्या है, डी को। इसमें ना फील आ रही थी इस क्वेश्चन में मुझे कि हाँ यही आंसर होगा। तो ब्लाइंड स्पॉट के कंसेप्ट में ये इल्यूजन वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। ब्लाइंडनेस हो सकता है, ब्लाइंड स्पॉट मतलब ब्लाइंडनेस, जो आप देख नहीं रहे हो, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। सेल्फ डिसेप्शन, देखो तीनों टर्म एक जैसी लग रहा है, ए बी सी तीनों क्या है, सेम मीनिंग है। आप चेक कर लो, देखो सेल्फ डिसेप्शन, जानबूझ के अपने आप को डिसेप्ट करना। विलफुल ब्लाइंडनेस, जानबूझ के ब्लाइंड करना। डिसेप्शन मतलब धोखा देना। इन अटेंशनल मतलब खुद को अटेंशन नहीं देना है, बिना अटेंशन का ब्लाइंडनेस, तो तीनों सेम लग रहा है। ये इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी ऑफ द ग्रुप, फालतू की बात। इसमें ट्रिक कौन सी लगी है, ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट हर जगह नहीं लगाना है। देन फैक्टर विच गवर्न द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को गवर्न करेगा। कौन कौन से फैक्टर, ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई इक्विपमेंट चल रहा है, तो उसको कौन कौन से फैक्टर, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा ही, और ऑपरेशन तो आएगा ही। परचेज प्राइस, ये भी आएगा इक्विपमेंट को खरीदना, उसके अंदर खरीदोगे तभी तो ऑपरेटिंग में लाओगे। डिप्रिसिएशन, ये तो हाँ धीरे धीरे
इक्विपमेंट की कॉस्ट घटेगी, डिप्रिशिएट होगा। आपने आप एक अभी ये क्वेश्चन भी करा था डिप्रिसिएशन वाला, डिप्रिसिएशन तीनों है, 1 to 3 वाला क्वेश्चन था ये। देन देखो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग, कोई एक घर है आपका, वो इसकी इकोनॉमिक लाइफ कब बोलोगे कि अब ये बेकार हो गया, जब वो रहने लायक ना हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो। व्हेन बिल्डिंग फैसिलिटीज बिकम ऑब्सोल्यूट, एकदम बेकार होगी बिल्डिंग की फैसिलिटी, ये सही है। व्हेन कैपिटलाइजेशन रेट बिकम्स हाई, मतलब जब उसकी मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, कैपिटलाइजेशन रेट तब तब तो वो बिल्डिंग की वैल्यू है अभी, कि मार्केट में उसका रेट बढ़ रहा है, ये तो गलत हो गया। 2 को काटिए, आंसर क्या हो जाएगा? 1 3। ठीक है, मैंने इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं। व्हेन नेट इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फेल्स टू जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस, हाँ सही है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, दिस इज रॉन्ग। ओके, यूपीएससी में पहले ये 1 था और ये 2 था, ये 3 था यूपीएससी के हिसाब से। ठीक है, तो यूपीएससी के हिसाब से 1 एंड 2 था आंसर। ठीक है, हमारे हिसाब से 1 3 है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइबल अल्टरनेटिव, टर्म लोन का अल्टरनेटिव बताना है आपको। आपने पढ़ा था नॉन टर्म लोन, देखो यहाँ टर्म लोन, तो नॉन टर्म कुछ नहीं होता। एंड आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग डेप्ट फाइनेंस बाय लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड फंड्स। देखो मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको डो नॉट अप्लाई ब्लाइंडली, ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, स्मार्टली अप्लाई करना है, स्मार्टली। अब ये नहीं कि सीधे लगाया, सर ने कहा था कि टर्म टर्म मतलब नॉन टर्म कुछ नहीं, अभी नॉन टर्म वाला ही दे दिया क्वेश्चन फिर। तो समझना है कि यहाँ टर्म्स ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं। अब देखो इसमें असेट लोन कुछ होता है, एसेट लोन, गोल्ड लोन, टर्म लोन है यार, टर्म लोन में कुछ टाइम की बात हो रही है। एसेट लोन, गोल्ड लोन, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये दोनों स्टॉक मार्केट की बात होगी, तो इसी में से आंसर होगा। अब देखो लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स हैं, लार्ज फर्म्स हैं उसमें, और डेप्ट फाइनेंस कर रहे हैं। देखो शेयर्स में तो हम लोग भी कर लेते हैं, तो डिवेंचर्स आंसर हो जाएगा। शेयर तो नॉर्मल कोई भी कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, बट लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स हैं और डेप्ट फाइनेंसिंग के लिए है, तो आंसर क्या है, डिवेंचर्स। और ये ऑड वन आउट भी लग रहा है, डिवेंचर। ठीक है, फिर इन अ प्रोजेक्ट परसेंटेज एरर कब कम होता है? देखो किसी भी प्रोजेक्ट में परसेंटेज एरर कब कम होगा, एरर्स कब कम होंगे? तो आप ये सोचे, जब स्टार्ट करते हो तो एरर मोस्ट होते हैं। अब इलेक्शन जब स्टार्ट होता है तो लोगों को कुछ नहीं आता है, जब अब स्टार्ट होता है इलेक्शन का, वो भी एक प्रोजेक्ट है इलेक्शन प्रोसेस, नए नए लोग आते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उसमें क्या है, इसमें तो मोस्ट हाईएस्ट एरर होते हैं। देन स्टडी करेंगे तो भी एरर करते हैं आप, इसमें थोड़े कम होंगे, बट इसमें मान लो 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें एक ही होगा। लेकिन डेफिनेटिव कॉस्ट एस्टिमेट, कॉस्ट में कभी एरर नहीं करना है। ठीक है, इसमें मिनिमम एरर होंगे, कॉस्ट में कभी भी एस्टिमेट नहीं करना है, ये क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होती है इसके अंदर, एक्यूरेट एस्टिमेट होता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट का। तो कॉस्ट में आप कभी पैसों में गलती नहीं करोगे, आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर 125 है, डिविडेंड 12 रुपए है, तो कितने परसेंट डिविडेंड हो गया, 12/125, 12 10 जा मतलब लगभग 10% के आसपास, 10 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, 10 से थोड़ा कम यानी कि 9.5 हो सकता है, या 9.67 जो भी है। और 8, जो 8% से डिविडेंड ग्रो कर रहा है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी कंपनी को, 10%, परसेंटेज वाइज पूछ रहा है, तो 10% प्लस 8%, 18% के आसपास पड़ेगी। इजी क्वेश्चन था। देन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में कौन होता है, एंजल इन्वेस्टर। एंजल चाहिए ना आपको स्टार्टिंग में, और ये आपकी क्या लेते हैं, इक्विटी लेते हैं बदले में। आई एम सॉरी, देखो जब जोमेटो वगैरह आए थे ना, तो उसमें एंजल इन्वेस्टर ही आए थे, उसी ने उस पे इनिशियल फंड लगाया था, इनिशियल पैसा लगाया था। वेंचर क्या होते हैं, इन्वायरमेंटली साउंड प्रोजेक्ट पे लगाते हैं वेंचर कैपिटल। एक सेकंड गाइस, थोड़ा पानी पी लो मैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, एंजल इन्वेस्टर। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये बैंक डिपॉजिट पीरियड 6 से 10 ईयर्स, देखो बैंक डिपॉजिट आसान क्वेश्चन है, 6 से 10 ईयर्स तक बैंक डिपॉजिट कर सकते हो आप, बैंक में इंटरेस्ट, एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट विल बी एडेड, क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाइड 9% जब 23 महीनों तक किया आपने, 10% देगा जब 24 से ज्यादा वाला लगाया तो आपने 10% देगा।
अब आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, 2 साल यानी कि 24 मंथ, तो इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 1000 रुपये पे 10% इंटरेस्ट लेवल नॉर्मल क्वार्टरली हटाओ आप, तो कितना पहुंचेगा? 1200 रुपये। 10% क्या होगा? 100 रुपये। फिर दूसरे साल भी 100 रुपये, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हो तो 1200 आएगा। बट छोटा छोटा इंटरेस्ट 25 रुपये एक्स्ट्रा बीच में ऐड हो रहा है, तो 25 रुपये पे इंटरेस्ट कितना बनता है 10% के हिसाब से? 2.5 रुपीज। और 2.5 रुपीज के 8 पेयर कर देंगे तो 8 दूनी 16, 18 रुपये बन रहा है। तो 12 18 हो गया। मतलब 2.5 को 8 दूनी 16 और 4 20 के आसपास बन रहा था, 20। मतलब थोड़ा सा उससे कम बनेगा, जो कि हर बार 25 नहीं होगा। तो आंसर क्या है? 12 18 के आसपास। अब उसको 1300 नहीं पहुंचा दोगे, समझ रहे हैं? और बाकी आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तरीका बता देता हूँ। मैंने ये सवाल कराया है आपको। देखो 1000 पे 10% कितना होगा? 100। और एक क्वार्टर है तो 100/4, 25 रुपये जोड़ दो, तो 111025 हुआ। अब इसका 102.5 ऐसे 8 बार करना है आपको, /4। तो ये भी 25.5 होगा। तो 1050 के आसपास होगा अभी भी, 1050.5 मान लो। इसको अब क्या हो गया? 105/4, ये क्या हो जाएगा? 26। तो इसमें 26 जोड़ दो, 1077 मान लो। फिर 107/4, तो ये कितना होगा? ये 27 मान लो। 20 चौक 80, 7 चौक 28, 108। तो 27 जोड़ दो तो 177 में, 23 जोड़ा और 23, 200, 1100 और 4, तो 1104 हुआ। मतलब आफ्टर 1 ईयर वो 4 ही रुपए बढ़ा। मतलब हम 1100 जोड़ रहे थे तो उसकी जगह 4 रुपए बढ़ा। तो 2 साल बाद कितना बढ़ेगा? 10 और बढ़ जाएगा, 14 15 रुपए। तो आंसर क्या है? इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही करोगे 8 बार तो आंसर आ जाएगा। इसका एक छोटा फॉर्मूला भी है, 1+r/n की पावर 1+r/n की पावर 2 साल है तो 2n। इसको निकाल लेना, क्योंकि क्या है, टी एन करता हूँ ना ऊपर। आर कितना है? 0.10। और एन कितना है? 4, कि क्वार्टरली है। तो इससे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, इसमें -1 कर दोगे, उतना मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो आएगी ना, ये वाली वैल्यू आएगी 1.1218। ठीक है, इसको -1 करके और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट इतना क्यों करना है? जिसने ये मेथड लगाया ना, उसका पेपर गया, 5 नंबर, 2 4 नंबर कम हो जाएंगे उसके। अब देखो, कंपनी हैज रेज 20 मिलियन वर्थ ऑफ नॉन कन्वर्जिबल डिवेंचर। देखो डिवेंचर पूछ रहा है बार बार। ईच हैज फेस वैल्यू 100, रेट ऑफ रिटर्न इतना। ईच डिवेंचर इज रिडीमेबल एट 5% आफ्टर 10 ईयर। इफ नेट अमाउंट रियलाइज इज 95, द टैक्स रेट इज 40%। देखो इतना सारा डाटा है, डिवेंचर डिवेंचर पढ़ा नहीं है तो बेस्ट क्या है, इसको छोड़ दो। एक और दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, देखो 58 में 8 जोड़ रहे हो, फिर 8 जोड़ रहे हो, 8 जोड़ रहे हो, मतलब पैटर्न बन रहा है। तो हो सकता है आंसर 82 होगा। 8 8 कम करके बनाया होगा या 8 8 जोड़ के, तो आंसर 82 है। मतलब तुक्का मारने का एक तरीका है बस, यूपीएससी जनरली पैटर्न फॉलो करता है। बट आंसर आपको ऐसे क्वेश्चन आप मत करना अटेम्प्ट गाइस, मैं लेता हूँ ऐसे रिस्क, मजा आता है, लेकिन मैं घर पे रिस्क लेता हूँ और आप एग्जाम में मत लेना ऐसे रिस्क। देखो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स क्लासिफाइज बिजनेस इनटू 4 कैटेगरीज: स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ वन? चौथा कौन सा है? देखो कैट्स, कैट्स को बिजनेस कैटेगरी तो होगा नहीं। हॉर्सेज हो सकता है, डॉग्स, हेंस, काउस की बात कर रहा है। और हेंस, हॉर्सेज और डॉग्स में आप तुक्का मारना है, ये टफ है। आंसर इसका डॉग है। ये गाइस मैं कहूंगा टफ क्वेश्चन है, बट रिपीट हुआ है दोबारा, रिपीटेड है ये 2024 में या 23 में, 24 या 23 में रिपीटेड है, देख लेना। ओके, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वाला। देखो इशू ऑफ शेयर्स इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स। शेयर्स इशू करना, देखो लॉन्ग टर्म फंड्स, वो क्या था, डेप्ट रेजिंग, लार्ज कंपनी, इसलिए वो डिवेंचर हुआ था। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेजिडुअल ओनर्स ऑफ हु हैव रेस्ट्रिक्टेड क्लेम ऑन इनकम एज डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको बस डिविडेंड ही तो मिलता है ओनर को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, बी आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों सही बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन? देखो नॉट, 21 में नॉट वाले क्वेश्चन बहुत थे। फॉर प्रेफरिंग टॉप डाउन टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट।
टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट को प्रेफर करने का नॉट अ कंडीशन। देखो स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी होगा तो उसमें टॉप डाउन तो लगाएंगे, ऊपर वाले अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो ये तो होगा। हाई बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है तो उसमें भी टॉप डाउन लगाएंगे। कॉस्ट एंड टाइम इंपॉर्टेंट है तो सब में ही होता है, ये तो फर्जी सी बात कर दी ना इसने। समझ रहे हैं? ऐसा थोड़ी कुछ होता है कॉस्ट एंड टाइम इंपॉर्टेंट है तो, ये तो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ही डाल दी इसने बिना बात के। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इंटरनल स्मॉल प्रोजेक्ट, हाँ इंटरनल स्मॉल प्रोजेक्ट पे भी लगाएंगे तो आंसर क्या है? सी। ये नहीं है, नॉट वाला। समझ रहे हैं आप लोग? देन अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन ग्राफ, एनी रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, देखो टाइम कम होगा, अभी दोबारा टाइम कम होगा तो क्या सैलरी कम होगी, सैलरी कम होगी तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होगी, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बी आंसर। ठीक है, देखो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? मशीन्स, और जब टाइम कम करोगे तो मशीन कितनी ज्यादा लगेगी, तो टाइम कम करने पे डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती है। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू डिक्लाइन इन यूनिट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम? देखो मतलब मास स्केल प्रोडक्शन पढ़ा है ना आपने, मास प्रोडक्शन, मतलब जब आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हो तब आपकी जो यूनिट कॉस्ट कम लगती है, तो आप सस्ते में बेच पाते हो। तभी छोटे जो व्यापारी होते हैं, एमएसएमई, उनकी जो यूनिट कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ऑटोमेशन नहीं कर पाते। लेकिन बड़े टाटा जैसी बड़ी कंपनी, टाटा स्टील, वो सस्ता बेच सकती है अपना स्टील, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रही है। तो लार्ज स्केल वाले ऑप्शन देखो, देखो पायनियरिंग स्टेज, रैपिड ग्रोथ पता नहीं, टेक्नोलॉजी का देखो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने पे इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये डिक्लाइन स्टेज डिक्लाइन, ये तो फर्जी है। तो ये इन दोनों में से तो आंसर होगा। 50% आप ऐसे ही एलिमिनेट कर गए। तो देखो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी तो भी प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। लर्निंग इफेक्ट्स, काफी सीख चुके हैं आप गलतियां कर करके, तो आंसर क्या है? रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ में तो कॉस्ट बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो आंसर क्या हो गया? बी। देन which one of the following is not a factor for large scale diversification into unrelated areas by some industry? देखो not a factor for large scale diversification करना है आपको into unrelated areas of some industry conglomerates, मतलब कोई unrelated area में diversify करना है। अब diversify मतलब कुछ अच्छा अच्छा करना है, तो restriction in growth नॉट अ फैक्टर, ग्रोथ में रेस्ट्रिक्शन हो रही है तभी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। पॉलिसीज कुछ ऐसी है जिसलिए करना चाहते हैं, ओपनिंग अप न्यूअर एरियाज, डिजायर नॉट टू अवेल टैक्स, आपके टैक्स इंसेंटिव्स को अवेल करना नहीं चाहेंगे, करना चाहेंगे, ये तो फर्जी बात हो गई। आंसर क्या है? डी। देखो अगेन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप आ गया। बिजनेस को फर्म पोर्टफोलियो को, देखो ये क्वेश्चन तुक्के से होता है। 100%, 100% ट्रिक चलेगी इसमें, 100% ट्रिक लॉजिकल गैसिंग। कैसे? देखो रिलेटिव शेयर, अब कैसे चलेगी? देखो रिलेटिव शेयर, रिलेटिव शेयर, रिलेटिव शेयर, सब्सटेंशियल ग्रोथ, ये तो खत्म, डी खत्म। अब रिलेटिव शेयर, रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव मार्केट शेयर, सब्सटेंशियल, देखो रिलेटिव, रिलेटिव इसमें भी 3 रिलेटिव है, एक सब्सटेंशियल, गलत। अब ए और सी में आंसर है। देखो रिलेटिव, सब्सटेंशियल, रिलेटिव, रिलेटिव, तो सब्सटेंशियल वाला गलत हो जाएगा ना ऐसे। अब रिलेटिव शेयर, रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट, कौन सा बेटर अप्रोप्रिएट है? अब देखो इस वाले में भी मार्केट की बात करी थी, मार्केट ग्रोथ, मार्केट मार्केट, मतलब मार्केट है, आंसर क्या है? मार्केट तो आना ही चाहिए, सी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा खत्म हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहीं तक था। तो बहुत ही अच्छा लगा, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। मेरे पास दोस्तों इस साल इतना टाइम नहीं है तो कि मैं सारे सब्जेक्ट कवर करा पाऊँ, बट नेक्स्ट ईयर के लिए मैं पीवाईक्यू सॉल्यूशन जीएस के हर सब्जेक्ट के अच्छे से डिटेल में कवर कर दूंगा। और मैं एक कंपाइल्ड फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो मैं प्रोवाइड करूंगा फ्री पीडीएफ कंपाइल्ड। मुझे टाइम लगेगा 2-3 महीने 4 महीने बनाने में उसका, तो आई विल प्रोवाइड यू फ्री पीडीएफ फॉर ईएससी जीएस सॉल्यूशन, ये सब्जेक्ट वाइज, वो आपको मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और उसकी शायद हार्ड कॉपी भी देख लेंगे, जो भी फिजिबल होगा, बट फ्री होगा गाइस, सस्ता होगा, बहुत ही सस्ता होगा अगर होगा भी तो। ओके, तो यहीं पे हम अपने वीडियो को रोकते हैं। 1 घंटे में आप 2 की स्पीड में देखेंगे तो आपके सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता है प्री के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।
और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये एक जस्ट आप लोगों का प्यार है, आप लोग भी अपना प्यार सपोर्ट दे सकते हैं मुझे। थैंक यू। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं, अपनी फैमिली सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ता है तो लगता है कि हाँ सिस्टम चल सकता है। सिस्टम देखो भाई, सिस्टम तभी चलेगा ना जब सिस्टम में इनपुट्स आएगा। मैं इनपुट्स दे रहा हूँ, आउटपुट रिजल्ट आप लोग देंगे, और सब्सक्रिप्शन भी आप लोग मुझे देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ आउटपुट आ रहा है। तो रिजल्ट आएगा दोस्तों आप लोगों का, तो तब हम ग्रैंड सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। बट हाँ, मन लगा के पढ़िए, तैयारी करिए, चाहता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली सबसे सब्सक्राइब करवाइए। नंबर्स बढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस यही बात है, इतनी सी। थैंक यू।